बाकी लोग जो जुड़ चुके हैं, देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था और मैंने बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ये जो आपका इक्लिप्स फॉर्म है ना, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। तो इक्लिप्स फॉर्म को सबसे पहले कन्वर्ट किस में करना है? इसको कन्वर्ट करना है आपको स्टैगर्ड, ठीक है ना। स्टैगर्ड फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और मेक श्योर कि स्टैगर्ड फॉर्म ऐसा होना चाहिए जिससे H और Cl, चूंकि ये रिएक्शन किसका है? ये रिएक्शन E2 का है, ठीक है ना। तो E2 जो है एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है तो हमें स्टैगर्ड फॉर्म ऐसा बनाना है, ठीक है ना। स्टैगर्ड फॉर्म ऐसा बनाना है जिससे क्या हो, यहाँ पे H आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ पे Cl आ जाए। तो मुझे बताओ कितना रोटेट करूं मैं, ठीक है, जिससे ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, इसको मैं इधर रोटेट कर दूं क्या? ये इसको इधर रोटेट कर रहा हूँ तो H वहां चला जाएगा। आप मुझे बताओ D यहाँ आ जाएगा क्या? D आ जाएगा यहाँ पे, और D जब वहां आ जाएगा तो CH3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ये बात सबको समझ आई? हाँ। अब हम लोग को क्या मूव करना है? अब हम लोग को Cl यहाँ लाना है, तो पहले Cl लिख लो यहाँ पे। Cl पहले आप लिख लीजिए, ठीक। Cl अगर लिख ले तो Cl कैसे आएगा बताओ? सर्कल पे है Cl, देखो Cl तो सीधा 60 रोटेशन से आ जाएगा। इतना रोटेट अगर कर दें तो Cl आ जाएगा। तो पीएच किधर आ जाएगा बताओ? यस, यहाँ पे आ जाएगा पीएच। अच्छा, CH3 मूव करके यहाँ आ जाएगा, 60 रोटेट हो रहा है। क्लियर आया समझ में? बोलो, ये रोटेशन समझ आया कि नहीं आया? अब रोटेशन आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा 1 है, ठीक है ना। मैं C1 को ड्रॉ करता हूँ, देखो जरा। C1 है ये, ठीक है ना, ये C1 है। और इनके लेफ्ट में बनाना है मुझे। दूसरा C2 कौन सा है? ऊपर वाला, ये सर्कल हमारा C2 है, ठीक। इनके भी लेफ्ट राइट में जो जो है लिख दो। चलो C1 के लेफ्ट में यहाँ से H हटा होगा और यहाँ से Cl हटा होगा, तो CH3 है। बोलो, राइट में कौन है? D है। 2 से तुम बताओ क्या क्या आएगा? 2 ये है सर्कल, सर्कल से Cl निकला है, बस। तो इतना में तुम्हें क्या दिक्कत था? क्यों नहीं बना था बताओ? आप समझ आएगा। आंसर क्या होगा बताओ? ट्रांस आएगा। ट्रांस कितने लोगों ने ट्राई किया था? जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया था देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ये लास्ट क्लास में ये होमवर्क था, E2 ही होगा, तो मैंने बताया था आपको। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये Cl मूव कर जाएगा और ये Cl मूव कर जाएगा एंटी एडिशन के थ्रू। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ? यहाँ CH2, ये आपका CH3 और ये आपका PH, ठीक है। कोई स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह है नहीं, कोई सिस ट्रांस तो नहीं है ना।
नो GI। जिंक डस्ट वाला क्वेश्चन में 2 Cl हटता था ना। ये E2 किसका है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला, ठीक है ना। लास्ट क्लास में डीहाइलोजिनेशन बताया था ना, तो वहां तो दोनों ही हटते थे, ठीक है ना। डीहाइलोजिनेशन है ये, ठीक है। तो नो GI, और साथ में क्या बन जाएगा? ZnCl2, ठीक है। ZnCl2 बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अपना, ठीक है ना। इस बार देखो, जनरली जो रिएक्शन था ना जिंक डस्ट का, वो सबसे आसान वाला था कि विसिनल डाइहैलाइड हो, ठीक है ना। इस तरह से विसिनल डाइहैलाइड होगा तो बनाना बड़ा आसान होगा। इधर से Cl, इधर से Cl, दोनों निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन अभी देखो क्या हो गया, अभी तो एक ही कार्बन पे आ गया ना, तो इसमें क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? रिएक्शन तो होगा, प्रोडक्ट भी बनता है। CH2, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनता है। अब ये प्रोडक्ट बना कैसे, इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, जिंक का क्या, जिंक ऑक्सीडाइज कर लेता है Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आई? मेटल है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैकेनिज्म में क्या है कि आपका 2SCH2 2 मोल लेना है। ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके क्या बनाएगा बताओ? जब ये अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ से बनेगा 2CH2 Cl, ठीक है। यहाँ से Cl, और साथ में क्या बन जाएगा? 2Cl बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप ऐसा हुआ कि इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक। तो यहाँ से Cl- एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह से एरो बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। और यहाँ से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, एक मॉलिक्यूल को। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक ना। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है बस। एक इलेक्ट्रॉन देके फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ये बन गया। 2Cl- बाहर निकल गया। अब क्या होगा, ये स्टेप समझ आया? सेकेंड स्टेप, इलेक्ट्रॉन दिया, CH2Cl फ्री रेडिकल बना और 2Cl बाहर हो गया, ठीक। अब थर्ड स्टेप सुनो, थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में फ्री रेडिकल हैव न्यूट्रल टेंडेंसी टू डाइमराइज। मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्री रेडिकल हैव, अगले चैप्टर जो एल्केन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं, फ्री रेडिकल क्या करता है, खुद के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। ये नेचुरल टेंडेंसी होता है किसी भी फ्री रेडिकल का, टेंडेंसी होता है कि वो डाइमराइज कर लेता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइमराइजेशन? दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन जाना, ठीक है ना। जैसे मोनोमर है, ये दो मॉलिक्यूल है तो डाइमर हो गया। तीन मॉलिक्यूल मिलता तो क्या बोलते? ट्राइमर बोलते। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते तो क्या बोलते? पॉलीमर बोलते। तो देखो क्या ये बन जाएगा, CH2Cl, CH2Cl। समझ आया ये चीज?
ये एक इलेक्ट्रॉन था इनके पास, बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों कंबाइन किया ये बन गया। तो फ्री रेडिकल मैं वही बोल रहा हूँ, फ्री रेडिकल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू डाइमराइज। फ्री रेडिकल के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो डाइमराइज करके प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन चैप्टर में पढ़ेंगे, आर फ्री रेडिकल होगा, ठीक है ना, तो ये आर खुद के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, आर आर बन जाएगा, ठीक है। कहीं पे एच फ्री रेडिकल है और आर फ्री रेडिकल है, कंबाइन होकर क्या बना लेगा, आर एच बना लेगा। तो इस तरह से चीजें होती है। तो ये जो फ्री रेडिकल है वो खुद के साथ कंबाइन किया, और ये फ्री रेडिकल अलग अलग के साथ कंबाइन किया, तो इस तरह से फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं। समझ आई। लेकिन अभी भी हमारा प्रोडक्ट नहीं आया, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, आप उसके बाद तो पता ही है ना। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता, इसके ऊपर जिंक डस्ट डाल देता तो क्या प्रोडक्ट होता बताओ, बन जाता ना। तो ऐसा करके ये बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि विसिनल डाइहाइलाइड से ही एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। विसिनल ना भी हो, एक कार्बन पे 2 Cl हो तो भी बन सकता है, और उसकी मैकेनिज्म आप देखो इस तरह से हुआ। क्लियर, समझ आया। उसके बाद जो क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो ये था, थर्ड या सेकंड था, थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसमें भी पिछले वाले जैसे क्वेश्चन है ना। तो डायमर बना लोगे, डायरेक्ट कर दूं क्या, इस बार मैकेनिज्म बताने की जरूरत है। ये फ्री रेडिकल बनेगा, याद है, और एक ये बन जाएगा, ऑब्वियसली उसमें Cl भी होगा, फिर से जिंक डस्ट यूज कर लेंगे, डबल बॉन्ड। समझ आया। तो इसमें वही है, इसमें क्या होगा कि जिंक डस्ट डालोगे तो अभी अभी आपको बताया कि ये क्या करता है। इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक और Cl लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, इसको भी Cl कर लेते हैं, ठीक। तो जब 3 Cl लगेगा, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, जब 2 Cl था तो डबल बॉन्ड आता था, बोलो। तो जब तीन तीन Cl में ले लिया यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। डायरेक्ट कर दूं या मैकेनिज्म बताऊं। हाँ, वैसे ही सेम मैकेनिज्म है, बिल्कुल ऐसी जैसे इसमें जैसा हुआ था, ठीक है ना। अभी मैं इसका इंटरमीडिएट बना के बताता हूँ कि इंटरमीडिएट इसमें कैसा बना होगा। सी एच, सी एच, दो दो Cl तो फिर भी रहेगा ना, बोलो। इसके बीच में इंटरमीडिएट ये बनेगा, अब उसके बाद जानते ही हो, एक Cl2 यहाँ से हटा दो, एक Cl2 यहाँ से हटा दो, क्या ये बन जाएगा, सिमेट्रिकल CH3। देख लो अच्छे से। अब तक जितने हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन देखे हैं, ठीक है, चाहे वो E1 देखे या E2 देखे, उसमें एक चीज कॉमन था। E1 E2 में बस इतना सा फर्क है कि E1 में क्या होता था, कार्बोकेटाइन फॉर्म होते थे, ठीक है ना, और E2 में डायरेक्ट हो जाते थे अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ से H निकला और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, लिविंग ग्रुप निकल गया, ये बेस है तो BH बन जाएगा और एक एल्कीन बन जाएगा, ठीक। तो ये था E1 या E2, ठीक है ना। अगर आप वीक बेस लोगे तो E1 हो जाएगा, तो पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप निकल के कार्बोकेटाइन बन के, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो H भी निकालेगा और लिविंग ग्रुप भी निकालेगा, एक मैकेनिज्म हो जाएगी। ये था आपका E2 रिएक्शन। अब ये E1CB क्या है, तो देखो E1CB रिएक्शन के लिए हम लोग एक पहला रिएक्शन लेते हैं कि जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है वो क्या कर सकता है, यहाँ का ये अपना लिविंग ग्रुप हो गया। आपको पता है लिविंग ग्रुप वाले को क्या नाम देते हैं हम लोग, अल्फा, और यहाँ पे
हाइड्रोजन होता था जिसको क्या बोलते थे, बीटा हाइड्रोजन, हर बार बीटा हाइड्रोजन, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते थे। अब देखो ये क्या बना सकता है, अब खुद सोचो, बेस का काम क्या होता था, जब E2 की बात करें तो E2 में ये जो बेस है इस H को लेता था, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता था, और क्या बन जाता था बताओ, HB बन जाता था। ठीक है, तो HB तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए मुझे आप। क्या ये बनेगा, ध्यान से देखो, लिविंग ग्रुप है ये, बीटा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है अभी भी, लेकिन सॉरी अल्फा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे क्या बनेगा, एक कार्बेनाइन बन जाएगा। भाई यहाँ से H प्लस चला जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बेनाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ तो बोलना है ना, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन बन गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, बेस है, अगर ये बेस है तो ये ऑब्वियसली एसिड होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ ना। तो अगर ये एसिड है तो बनने वाला को क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस बोल सकते हैं। अगर इस किसी एसिड से H प्लस चला जाएगा तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आयनिक में पढ़ते हैं इसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। ठीक, ये जो कंजुगेट बेस है, सेकेंड स्टेप में मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये जो कंजुगेट बेस है, कौन सा, ये कंजुगेट बेस, लिविंग ग्रुप था यहाँ, दिस इज कंजुगेट बेस यानी कार्बेनाइन। यहाँ पे ऐसा हो कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आए और इस लिविंग ग्रुप को धक्का मार के बाहर निकाल दे, और यही वाला स्टेप काफी स्लो होगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ, अभी भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, डबल बॉन्ड बना और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया। ये स्टेप समझ में आया, फिर से देखो एक बार। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने बेस को बीटा हाइड्रोजन दे दिया, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है, Hb बना और एक कार्बेनाइन बन गया। दिस कार्बेनाइन इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। इफ एनी एसिड लूज H प्लस फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। अब इस कॉन्जुगेट बेस में क्या हुआ, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डोनेट किया, पाई बॉन्ड बना, कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड क्या है, लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड क्या है, बोलो, लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड वीक होता है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया और अगेन आपको एल्कीन मिल गया। अब देखो बाकी मैकेनिज्म से ये डिफरेंट कैसे है, ये जो मैकेनिज्म हुआ है इसमें आप मुझे बताओ, पहले स्टेप में जब मैकेनिज्म हो रहा था, ठीक है ना, पहले स्टेप में तो कार्बेनाइन बना, ठीक है ना, यहाँ पे पहले स्टेप में बेस इस पे अटैक किया और कार्बेनाइन बना। तो एलिमिनेशन तो हो रहा है, लेकिन थ्रू किससे हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो स्टेप है इसका वो आरडीएस क्यों है, क्योंकि ये वाला स्टेप काफी स्लो होगा। स्लो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकलना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता, अब समझना E1CB की जरूरत क्यों पड़ी, अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो नॉर्मल E1 और E2 से बन जाता है। E1 में क्या होता है, ये निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो क्या होगा, डायरेक्ट H प्लस निकालेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और उस समय Cl निकाल देगा, तो E2 से आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो तो क्या ये इजिली निकलेगा, अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो इजिली नहीं निकलेगा। इसके लिए मैकेनिज्म आया E1CB। E1CB में क्या करते हैं, सबसे पहले बेस अपना H प्लस दे के
कॉन्जुगेट बेस बनाता है और नेक्स्ट स्टेप में ये कॉन्जुगेट बेस अपना इलेक्ट्रॉन देता है और उसके बाद लिविंग ग्रुप धक्के मार के लिविंग ग्रुप को निकाला जाता है और तब जाके एल्कीन बनता है। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पुअर लिविंग ग्रुप कहाँ लेते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप यहाँ पे जितने लिविंग ग्रुप ले रहे थे वो बेटर लिविंग ग्रुप ले रहे थे। Cl लिए थे, याद करो, Br लिए थे, I लिए थे, ज्यादातर तो मैं Cl ही लेता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इवन Cb वो F के लिए है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि पुअर लिविंग ग्रुप क्या क्या होता है, मैं सब बताऊंगा। तो F आपको जानते ही हो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो फ्लोरीन के लिए आया ये। और किसके लिए आया? Nr3 प्लस के लिए आया है ये Sr2 प्लस के लिए आया है, या फिर OH के लिए आया है। इन ऐसा लिविंग ग्रुप जहां पड़ा होगा ना, उनमें हम E1C1 E1CB मैकेनिज्म को अप्लाई करने वाले हैं। वही मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि पहला पॉइंट क्या होगा, रेट। तो रेट बताओ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस। भाई आप देखो, आरडीएस कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो क्या है, बहुत फास्ट है। फास्ट क्यों है बताओ? एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है बताइए मुझे आप? फास्ट होता है ना एसिड बेस रिएक्शन। तो पहला स्टेप आरडीएस नहीं हो सकता, दूसरा स्टेप डेफिनेटली आरडीएस होगा। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बहुत क्या है, पुअर है, पुअर लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन है। पुअर लिविंग ग्रुप का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है ना, या फिर OH है। ये बहुत कॉमन पुअर लिविंग ग्रुप है। ये सब निकलना नहीं चाह रहा है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा है और इसको धक्के मार के बाहर निकल रहा है। इसलिए ये स्टेप बहुत मुश्किल स्टेप है और इस मुश्किल स्टेप को हम आरडीएस बोलते हैं। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड सीबी कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है, तो मैकेनिज्म क्या होगा बताओ? E1 होगा कि E2 होगा? E1 होगा। तो E1 है, और चूंकि कॉन्जुगेट बेस के थ्रू हो रहा है इसलिए नाम है कॉन्जुगेट बेस। तो पहला तो नाम क्लियर हो गया। दूसरा मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं कि रेट, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन तो आयनिक इक्विलिब्रियम में दिया जाता है, अभी तो हमें कुछ नहीं दिया जाएगा। तो मुझे अगर इस चैप्टर में रेट निकालना होगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, देखो याद करो E1 में क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया ये पॉइंट? कैसे कैसे डिफरेंट है, देख रहे हो ना। सिर्फ E1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता था, इसलिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन, लाइक SN1, क्लियर। बट E1CB रिएक्शन में कार्बेनाइन बना, तो ये एक डिफरेंट पॉइंट हुआ, ठीक। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग कि जो लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप जब निकलता है, एक एग्जांपल से ले लेते हैं इसको, चलो पहले उसको। हाँ, जो कार्बेनाइन बना आपका वो इंटरमीडिएट है। अब इस कार्बेनाइन इंटरमीडिएट रीअरेंज करेगा क्या बताओ? E1 में क्या होता था, कार्बोकेटाइन बनता था, कार्बोकेटाइन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती थी? रीअरेंजमेंट। क्या कार्बेनाइन कभी रीअरेंज करता है? तो नो रीअरेंजमेंट। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए कि इस चैप्टर में, ठीक है, इस रिएक्शन में नो रीअरेंजमेंट। क्लियर ये पॉइंट? फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट ये होगा कि जैसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, CH3 CH, यहाँ पे हमने लिविंग ग्रुप लिया, और CH2
CH3। यहाँ पे हमने बेस लिया और इसको हीट किया। अब मुझे बताओ अल्फा तो कौन होता है? अल्फा तो जहाँ पे लिविंग ग्रुप होते हैं। बीटा ये होगा और ये भी बीटा होगा। अब लेट से ये है बीटा 1 एंड दिस इज बीटा 2। अब मुझे बताओ आप इसमें एलिमिनेशन कौन सा हाइड्रोजन होगा? बीटा 1 होगा या बीटा 2 होगा? बीटा 2 होगा। बीटा 1 होगा। रीजन क्या है जरा समझना। ये ना तो E1 की कहानी है ना ही E2 की कहानी है, ठीक है ना। E1 E2 की कहानी नहीं है। अभी आपको पता है कि लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन कौन होगा? फ्लोरीन होगा, ठीक है, या OH होगा। ये सब बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है। NR3+, ठीक है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि और क्या ले सकते हैं, SR2+, ऐसे लिविंग ग्रुप रहेंगे। अभी लेंगे हम इन सबको डिटेल में लेंगे, बट इनकी भी जरूरत नहीं है अभी। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, जब मैं ये वाला कार्बेनाइन बनाऊंगा बीटा 1 से, ठीक है, ये किससे बना है? फ्रॉम बीटा 1 से लिविंग ग्रुप आया और इधर क्या है? CH2CH3, ठीक है। अब मुझे बताओ मोस्ट स्टेबल ये है या फिर मैं ये बनाता हूँ? चलो दूसरा भी बना के बताता हूँ मैं। लिविंग ग्रुप अगर ना भी हो तो भी मुझे बताओ CH माइनस CH3, ये मोस्ट स्टेबल है या मोर स्टेबल? मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो ऑब्वियसली इसी से प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला मैं बोल रहा हूँ लेस स्टेबल है। क्यों? चूंकि सेकेंड डिग्री कार्बेनाइन है, इसका क्या मिलेगा? इसको प्लस आई मिलेगा। तो प्लस आई के कारण कार्बेनाइन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली आप प्राइमरी कार्बेनाइन बनाओगे रेदर देन सेकेंडरी कार्बोनाइन। समझ आई? तो जब मोस्ट स्टेबल ये बना तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला था वो ये था कि जब ये बन गया तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो लिविंग ग्रुप ये निकलेगा। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? हॉफमैन बनेगा या? हाँ, E1CB की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आई कि E1CB से आप मेजर प्रोडक्ट क्या बना सकते हो? हॉफमैन। हॉफमैन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हॉफमैन मेजर बना। समझ रहे हो? तो रटना नहीं है कि मैं बार बार हमेशा इस चैप्टर में हॉफमैन सेटजअप, हॉफमैन सेटजअप बहुत बार बोले हैं। तो आपको रटना नहीं है कि सेटजअप हमेशा मेजर ही होगा, ठीक है ना। सब रिएक्शन का अपना कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। तो E1CB में हॉफमैन मेजर ही बनेगा, लेकिन आपको ये भी नहीं रटना है कि हमेशा हॉफमैन ही बनेगा, ठीक है ना। मतलब ऑर्गेनिक में कोई भी चीज जनरली होता है। मैं आगे इसका एग्जांपल देने वाला हूँ कि कहाँ पे सेटअप मेजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चीजों को जनरलाइज मत करें। लेकिन हाँ, जनरल रूप में अगर लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिविंग ग्रुप कोई भी लूँ, ठीक है ना, जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये जो मैं लिखा हूँ क्या सा रिएक्शन लिखा हूँ? जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन में हॉफमैन मेजर हो रहा है। रीजन क्या है? मोर स्टेबल कार्बेनाइन बन रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि रेट डिपेंड्स अपॉन कार्बेनाइन, ठीक है। तो फोर्थ जो पॉइंट था मेरा वो वही था कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन मेजर बनता है, ठीक। इसके एक्सेप्शन भी आ जाएंगे आगे चल के, मैं देखूंगा इसमें भी, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको? एक बार अच्छे से देख लो कि क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट हम लोग ले लेते हैं कि ये जो लिविंग ग्रुप है वो काफी रेयर, आपको ऑर्गेनिक में ये सब लिविंग ग्रुप रेयर ही दिखता है। फ्लोरीन हो गया, एनआर, NR3, ये सब आपको लिविंग ग्रुप रेयर ही दिखता है।
ठीक है ना। तो रेरेस्ट लिविंग ग्रुप जो है E1CB, तो E1CB का बहुत ज्यादा यूज नहीं है ऑर्गेनिक में। हाँ, OH इन बेसिक मीडियम, क्योंकि OH इन एसिडिक मीडियम में बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। आपको याद होगा E1 रिएक्शन ऑफ क्या करते थे, अगर ये H प्लस है एसिडिक मीडियम है तो क्या बन जाएगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप बना देगा ना, बोलो। तो H प्लस नहीं ले सकते, बेसिक मीडियम में लिखा हूं, OH इन बेसिक मीडियम, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हम लोग ये रिएक्शन देख चुके हैं, कार्बोकेटाइन बना देता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो E1 हो जाता है, लेकिन E1CB के लिए OH को क्या चाहिए, बेसिक मीडियम है। जब यहाँ पे आप बेस लोगे, ठीक है, अगर आप बेस लोगे तो बेस में तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये तो नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है ना। तो लिविंग ग्रुप हमको ये सारे लेने हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 6 पॉइंट, बेस कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा। जैसे E1 में क्या होता था, E1 में वीक बेस लेते थे, ठीक है ना। वीक बेस जैसे ETOH ले लिए, ठीक है, वाटर ले लिए, ठीक है ना, ये सब नॉर्मल बेस, ठीक है ना। तो वीक बेस या न्यूक्लियोफाइल कह लो, वाटर को तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं ना। और यही चीज E2 में क्या होता था, स्ट्रॉन्ग बेस लेते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस लेते थे, सबसे फेमस बेस एल्कोहलिक QH लिया करते थे, ठीक है। NaNH2 बहुत यूज किए हम लोग, उसके साथ LDA भी यूज किए। यहाँ पे क्या होगा बताओ, बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे, यहाँ पे भी बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे, ठीक है ना। क्यों स्ट्रॉन्ग लेंगे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल नहीं रहा है, ठीक है ना। ये लिविंग ग्रुप निकल नहीं रहा है, पहले क्या बना रहा है, कार्बेनाइन। हाँ, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बेस अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, तो यही स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बेनाइन फॉर्म कर देगा। ये काम वीक बेस नहीं कर सकता, क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है इस रिएक्शन में भी। और स्ट्रॉन्ग बेस जानते ही हो आप, KOH लेते हैं, ROH लेते हैं, सॉरी ROK प्लस, या फिर NH2 माइनस, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। 7 पॉइंट, टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा। एलिमिनेशन का कोई भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, ठीक है ना। ऑल एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल इन हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। और हॉफमैन मेजर हम लोग देख ही चुके हैं। तो टोटल ये 7 पॉइंट थे, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में आप देखो, OH माइनस है और हीट है। अब देखो, आपको अलग से E1CB तो लिखा नहीं रहेगा, तो पहला चीज तो ये देखे तो समझ में आया, एलिमिनेशन है। अब एलिमिनेशन में होता है E1 होता है, E2 होता है, ठीक है, E1CB होता है, एक और रिएक्शन बचा है EI भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसी ये दिखा, ठीक है ना, मैंने अभी आपको लिखा था ये वाला, कि जब जब ये रेस्ट बेस दिखे, आपको समझ जाना है कि रिएक्शन कौन सा होने वाला है, E1CB, क्लियर है। तो एक चीज समझ में आया कि ये रिएक्शन कौन सा है, E1CB। अब प्रोडक्ट लिख के बताओ, प्रोडक्ट क्या आएगा, बीटा कौन सा है छाटेगा बताओ, विच बीटा, कौन सा बीटा हटके, बीटा 1, बीटा 2, बीटा, कौन सा कार्बेनाइन बनाओगे,
देखो बीटा थ्री प्राइमरी कार्बेनाइन बताया था ना, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, कहाँ कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, चूंकि अभी बता चुका हूँ मैकेनिज्म है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन में प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। तो आप प्राइमरी देख लो, तो आप प्राइमरी बनाओगे, ऑब्वियसली प्राइमरी दिखाओगे, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ आएगा और ये निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। तो देखो हॉफमैन मेजर हो गया कि नहीं, बोलो। हॉफमैन मेजर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट लिखने हैं। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले, हाँ ये मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है ना, क्या क्या बेस दिख सकता है। तो मैंने आपको एक लिस्ट दिया है। लिविंग ग्रुप फ्लोरीन हो, NR3 हो, या SR2 हो, या OH हो, ये सारे क्या होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये जल्दी निकलना नहीं चाहता है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कौन सा करा लेते हैं, E1CB। ठीक है ना, ये क्या है, E1CB रिएक्शन है। ठीक, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूं क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या यही प्रोडक्ट आया है, देखो चेक करो जरा। वेरी गुड। सेकंड में बताओ, सेकंड में भी वही चीजें हैं। सेकंड में अब दिक्कत क्या है, देखो कौन कौन सा अल्फा है। चलो मैं लिखता हूँ, ये है अल्फा। ठीक है ना, अल्फा इस पोजीशन को बोलते हैं ना, जहां से लिविंग ग्रुप लगा रहता है, याद है ना, लिविंग ग्रुप लगा रहता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो ये है अल्फा। तो अगला ये वाला हो जाएगा बीटा, और ये दोनों बीटा सेम है। अगला वाला ये फिर अल्फा हो जाएगा, और फिर ये होगा बीटा वन। ये लेट से बीटा टू और बीटा टू दोनों तो सेम ही है। अब मुझे बताओ कौन सा अल्फा एच रिमूव करेंगे। बीटा वन देखो प्राइमरी है, प्राइमरी है ना, और ये वाला क्या है, सेकेंडरी है। मैंने बताया था अभी कि प्राइमरी से जाता है। तो जब प्राइमरी से जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो एल्कीन कैसा बनेगा देखो, क्या ये एल्कीन बन जाएगा। भाई अगर आप ये यहाँ से H ले जाओगे, ठीक है, यहाँ पे कार्बेनाइन बनेगा, ये कार्बेनाइन यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या ये बॉन्ड नहीं टूट जाएगा। तो साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा, हालांकि वो तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट तो यही होगा ना। वो वाला प्रोडक्ट भी लिख लो, क्या होगा वो वाला प्रोडक्ट, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे, समझ आया देखो अच्छे से। तो देखो अनफॉर्चुनेटली दो कार्बन का एल्कीन बना, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये तो लिविंग ग्रुप निकला है वो वाला, ये तो लिविंग ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट में ये अल्फा है, कौन सा बीटा ले बताओ, बीटा वन ले या बीटा टू। बीटा टू ना, तो यहाँ से ये निकलेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या बताओ। तो अगेन हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हुआ। अब मैंने बताया था आपको कि ये लिविंग ग्रुप से जो पोजीशन है उसको अल्फा बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ बीटा वन ले या बीटा टू। बीटा वन या बीटा टू। इस बार बीटा वन ले रहे हैं, ऑल्दो सेकेंडरी है, फिर भी ले रहे हैं क्यों, रेजोनेंस, प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया।
अगर ये यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या रेजोनेंस होगा बताओ? अगर बीटा टू प्राइमरी है, ठीक है, नहीं होगा रेजोनेंस। तो इसीलिए इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोला था कि ये जो है ना जनरली है, ये जो पॉइंट है ना जनरली है, ये याद है ना, जनरली मेजर आता है, ठीक है, ये जनरली होता है, ठीक है ना, हमेशा नहीं होगा। तो देखो इस बार कौन आया मेजर? सेटजेफ मेजर आया नहीं आया? तो लिख लो सेटजेफ। तो रटना नहीं है चीजों को। इस बार भी क्या होगा? डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, ऐसा वाटर निकाल दूंगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आंसर। समझ आया? पिछला ये वाला हुआ, फिर से लिखूं क्या हो गया? नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 6। इस बार देखो ये है अल्फा और ये है बीटा, अगेन ये भी अल्फा ये भी बीटा, दोनों बीटा अल्फा सेम है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? लेट से राइट वाला, हाँ, राइट साइड वाला अगर हम लोग ये यूज करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे दो मिथाइल, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं होगा ना भाई। अगर ये निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा तो ये टूट जाएगा ना, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। देखो समझ आया? तो हाँ, कौन सा प्रोडक्ट? समझ नहीं रहा हूँ क्या बोल रहे हो। हाँ दोनों बीटा सेम है ना, इधर से बनाऊंगा तो भी तो वही चीज होगा ना, दोनों अल्फा सेम है, दोनों बीटा सेम है, तो प्रोडक्ट तो यही आएगा ना। मैं राइट साइड में बनाता तो नाइट्रोजन इधर आ जाता। रहा हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं निकला क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा था कि हमारा एल्कीन तो बना लेकिन दूसरे साइड वाला बॉन्ड रह गया, तो इसलिए रिंग जो है ओपन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बताओ बीटा वन, लेट से बीटा वन, लेट से बीटा टू, कौन सा जाएगा? बीटा वन बीटा टू, ब्रिज हेड कभी नहीं जाता, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। क्लियर? सब लोग क्वेश्चन थर्ड में एक CH3 हटा लेंगे, ठीक है ना, न्यूट्रल प्रोडक्ट हो जाएगा। हो गया क्या ये क्वेश्चन? राइट है सबका? नाइन्थ वाले में क्या देखो, ये आपका नाइन्थ वाले में ये अल्फा है, ठीक, ये बीटा है, ठीक है ना, सब में तो सेम ही है। बोलो, वैसे ये भी बीटा एच तो ले नहीं जाएंगे ना, इस बीटा एच का तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला अल्फा बीटा ये दोनों सेम है, इनका तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते, ठीक। तो हाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाए, ठीक, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे बनाए, ये पाई बॉन्ड बना, ये टूट गया। हाँ बोलो। कौन, ये वाला? हाँ तो अनस्टेबल होगा लेकिन अपन ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक चार्ज तो आएगा ना इस पे, तो तीन बॉन्ड था तो न्यूट्रल था। हाँ, जब बॉन्ड मैं ब्रेक करूंगा, पिछले क्वेश्चन में देखो न्यूट्रल क्यों हो जाता था नाइट्रोजन? क्योंकि तीन बॉन्ड होता था, ठीक है।
3 बॉन्ड है तो न्यूट्रल रहेगा ना नाइट्रोजन। यहाँ भी 3 बॉन्ड है तो न्यूट्रल है। लेकिन जब 2 बॉन्ड होगा तो क्या होगा बताओ? नेगेटिव चार्ज ब्रेक होके यहाँ तो आएगा ही ना। हर बार न्यूट्रल क्यों हो जाता? जैसे मानिए सपोज अगर मैं यहाँ पे H दे देता तो पॉजिटिव आ जाता, बोलो। तो उस केस में आंसर क्या आता? यहाँ पे H आ जाता, यही होता ना। तो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट है? 11th में देखो ये अल्फा है, ये बीटा 1, ये बीटा 2। कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला? बीटा 1 वाला। तो यहाँ डबल बॉन्ड जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या? वही तो तुमसे पूछा कि बीटा 1 ज्यादा स्टेबल है या बीटा 2। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं बताओ? -m -I। ठीक, तो रेजोनेंस है ना ये इसके साथ। ठीक है ना, ऐसा कई क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन नहीं है। ये भी वही था, ये भी वही था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 भी वही है। ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा इनके रिस्पेक्ट में। HEM रिएक्शन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन में हम लोग ये जो CH3I है एक्सेस में लेते हैं, काफ़ी एक्सेस में लेते हैं। और उससे जो A बनेगा उसमें हम AgOH से रिएक्शन और हीट करा के जो B बनाएंगे उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, इसमें जब मैं CH3I के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो कौन सा रिएक्शन होगा बताओ? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 पर है ना। तो SN2 मैकेनिज्म में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या लिखूंगा बताओ? CH3 CH2, बोलो। यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और I निकल जाएगा। तो क्या ये बन जाएगा? ये वाला देखो अच्छे से, क्या ये बन जाएगा? SN2 मैकेनिज्म से ये समझ आया सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता नहीं है तो नाइट्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि एक्सेस में है तो ये रिएक्शन बार बार होगा। ठीक है, फिर से ये किस पे अटैक करेगा? CH3I पे वाया SN2। फिर से I निकालेगा। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, सीधा सीधा जो A मिलेगा आपको वो A क्या मिलने वाला है? सबका ये प्रोडक्ट आया A। बेसिकली क्या हुआ, इनका 3 मोल रिएक्ट करके 3 CH3 आ गया। ठीक है, एक्सेस लेने का ये मीनिंग हुआ। तो उसी को बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक, अब इसके बाद AgOH और हीट। तो बेसिकली क्या कराना है आपको? अब आपको पता चल चुका है कि बेसिकली ये जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पढ़ा चुका हूँ। NR3 प्लस क्या होता है? पुअर लिविंग ग्रुप। उसके बाद मुझे अगर एलिमिनेशन कराना है तो कौन सा मैकेनिज्म यूज करूंगा? E1CB, पुअर लिविंग ग्रुप में।
तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल, क्या ये बन जाएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज HEM रिएक्शन। बाकी नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल और न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया ये रिएक्शन है। वो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब ये है कि ये एक्सेस में लेते हैं और इसके सारे H जो है मिथाइल से रिप्लेस हो जाता है, और एक जैसे 2 मिथाइल से रिप्लेस होगा तो भी न्यूट्रल रहेगा, तो तीसरा भी रिप्लेस हो जाता है, मतलब तीसरा लोन पेयर भी रिप्लेस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद ये पुअर लिविंग ग्रुप बन जाता है। जैसे ही पुअर लिविंग ग्रुप बना, E1CB मैकेनिज्म से AgOH और हीट लेंगे तो हमें प्रोपीन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये भी एक एल्कीन बनाने का ही मेथड है, और ये आपका बाई प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ये 3 क्वेश्चन है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का। ठीक है ना, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में आपको एक्सेस में लिया जाता है, और उसके बाद E1C1 मैकेनिज्म। जल्दी से ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो, प्रोडक्ट लिखो। मैकेनिज्म तो E1C1 ही लगना है ना, तो ये अल्फा है तो ये बीटा होगा। ठीक है, तो बीटा 1 और बीटा 2, तो E1C1 में कौन सा बीटा जाता है, जो प्राइमरी होता है या जो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी वाला। इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे मिथाइल अपने जगह पे है, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी बन जाएगा, जो बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ये जहाँ मिथाइल है, अब इस बार बताओ ये अल्फा पोजीशन है, कौन सा बीटा लें, बीटा 1 या बीटा 2? हाँ, चूंकि इस बार स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा ये रेजोनेंस, और साथ में यही बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बताओ, पीएच। इस बार ये अल्फा लोगे, बीटा 1 या बीटा 2? बीटा 2। ठीक है, तुम लोग को आ गया यार। चलो, साथ में यही प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन EI है। EI में इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलिसिस, ठीक है, पायरोलिसिस का मतलब, पायरो वर्ड का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। ठीक है ना, तो ब्रेक करना है बॉन्ड को। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि CH3CO OCH2CH3, ये हमारा ईस्टर है। इस ईस्टर में अगर हम हीट रख दें तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है ना, ये जो इथीन है ना, आप E1CB में भी देखे थे, नाइट्रोजन के केस में ये बन रहा था। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन में, खास करके हॉफमैन में ज़्यादातर यही बनता है। तो एक आपका इथीन बन गया, और दूसरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब हमें सोचना है कि ये बना कैसे होगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले CH3CO, इस तरह से मैं इसको बना दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये बनाने में किसी को कोई तकलीफ है? उस ईस्टर को मैंने ऐसा बना दिया। अब मुझे बताओ, ये जो लोन पेयर है, ठीक है ना, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, ये लोन पेयर सबसे पहले इस पे अटैक करता है और यहाँ से H निकाल लेता है। जब ये H निकालेगा तो ध्यान देना कैसा बनेगा, CH3CO O पे पॉजिटिव। ये बात समझ आई, ये H निकाल लिया। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऑब्वियसली इस कार्बन पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे।
तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना पड़ेगा, तो वो वाला बॉन्ड मैं बना रहा हूँ, देखो O माइनस, समझ आया। और साथ में यहाँ पे क्या बना, CH2 ये चीज समझ आई। कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसके किससे बन जाएगा, रेजोनेट रेजोनेंस रेजोनेंस से बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, देखो CH3, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये O न्यूट्रल हो गया वापस, और ये क्या बन गया, सॉरी, ये आपका ये हो गया OH, और ये समझ आया ये चीज। कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल गया और इथीन भी मिल गया। अब ये देखो इसकी ड्राइविंग फोर्स इसकी ये है कि ये कितने मेंबर रिंग बन रहा है, 6। आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं 6 MCTS। 6 MCTS क्या होता है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जो होता है काफी स्टेबल होता है, ठीक है ना। 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है, जानते ही हो आप। तो इस तरह से बन जाता है, बिल्कुल सिंपल है। हम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करना, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना और बाकी कार्बन का एल्कीन बना देना, खत्म बात, ठीक है। दिस इज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये बॉन्ड को ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, ईस्टर ब्रेक होके कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथीन बना लिया। समझ आया सबको, देख लो अच्छे से मैकेनिज्म। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है ना बेसिकली, ठीक है। देखो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये फिर से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड फिर से फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज नोन एज साइक्लिक ट्रांजिशन। ये सब कुछ एक बार में ही होता है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। और ये कौन कराता है, हीट कराता है ना। इतना सब कुछ नहीं करना चाहते, तो जो ईस्टर है ना, ईस्टर का ये वाला पोजीशन अल्फा है और ये वाला पोजीशन बीटा है। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये तो खैर बाई प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं हमें, हमें बस ये बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसा लॉजिक आप इस क्वेश्चन में लगाओ, देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाना ही है, तो इसको H दे दो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। साथ में एल्कीन कहाँ बना है, अल्फा तो ये हो गया, बीटा कौन ले, ये डाउट होगा, क्योंकि बीटा का H जाता है ना। तो आप मुझे बताओ, बीटा 1 लेंगे या बीटा 2 लेंगे। सारा खेल एलिमिनेशन में बीटा का है कि बीटा क्या लेते हो, तो बीटा 1 लेंगे। बीटा 1 लेंगे तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2CH CH2CH3। आया, समझ में आया ये बात, बस खत्म कहानी। तो बहुत आसान है, एक दो क्वेश्चन और दे दूं, बना लोगे। यही प्रोडक्ट आया तुम लोग का भी, ठीक है। ये वाला अल्फा, ये बीटा, ठीक है ना। इसमें भी वही चीज, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो आप लोग सीख चुके हो ईस्टर के। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है इसी से मिलता जुलता, उसको पढ़ते हैं, और वो है कोप रिएक्शन। अब देखो कोप्स रिएक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट है आपका कोप्स रिएक्शन। तो ये भी इंट्रामोलिकुलर ही होता है। यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन देखोगे तो ये आपका टर्शियरी एमीन, यहाँ पे CH3 है और ये भी CH3 है। तो यहाँ पे आप रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो या कोई भी पर एसिड ले सकते हो। जैसे एक फेमस पर एसिड होता है MCPBA, ठीक है ना।
इसके स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट सिंपली आप ये समझो कि ये भी एक पर एसिड है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी वही है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पर एसिड होगा, चाहे वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो या R2O2 हो, कोई भी पर एसिड होना चाहिए। RCO3H हो, ठीक है ना, RCO3H हो, एनी पर एसिड। आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पे, लास्ट जैसे ही इथीन मिल जाएगा, हर बार ये इथीन मिल रहा है। और दूसरा जो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको वो NOH और दो यहाँ पे CH3। अब ये बना कैसे उसको जरा समझते हैं। एक्चुअल में ये पर एसिड में हमारा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इस पर एसिड के पास एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। पर एसिड के पास एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है। पेरोक्साइड को या पर एसिड को देखोगे तो ये वाला उसमें परऑक्सी लिंकेज होता है, चाहे आप परऑक्सी, ये RCO3 का स्ट्रक्चर है। तो ये जो परऑक्सी लिंकेज होता है ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाता है और दैट ऑक्सीजन इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन। वही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, CH3CH2 ये बना देता है O-, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन आपका जो टर्शियरी अमाइड था, टर्शियरी अमीन जो था, अब ये आपका टर्शियरी अमाइड बन गया, ठीक है ना, या टर्शियरी ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। पर एसिड इज जनरली यूज टू ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली दोनों CH3 है ही, सिंपली हमने क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज करा दिया। अब उसके बाद अगर हीट करेंगे तो बेसिकली हीट से क्या होगा, अब आप खुद सोचो कि आपके पास, मैं इस CH2 को ऐसे बनाता हूँ, CH2 का हाइड्रोजन, अगला CH2, उस पर से ये नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन पे दो CH3 और एक O-, ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन वाला। अब आप ध्यान देना, अभी मेन पार्ट है रिएक्शन का। ये बेस है, O- क्या होता है, एक बेस होता है, एक ऑक्साइड एक बहुत अच्छा बेस होता है। बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक। उस समय क्या होगा, एक ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक, और उस समय ये फिर इधर चला जाएगा। तो अभी आपको 5 मेंबर MCTS बनेगा, 1 2 3 4 5। 5 मेंबर MCTS, 6 मेंबर इतना स्टेबल तो नहीं हो सकता, लेकिन 5 मेंबर MCTS फिर भी बनेगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में डायरेक्ट फिर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही अब डायरेक्ट अगर समझाना चाहूँ तो मैं क्या समझाऊंगा, आप क्या करो, डायरेक्ट अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा तो यही है, ध्यान देना, ये है अल्फा, ये है अल्फा और ये है अल्फा। अब एक कार्बन का एल्कीन तो बन नहीं सकता, तो ये हमारे लिए यूजलेस है, तो बीटा किसको दूंगा, समझ आया। तो इस बीटा अल्फा बीटा के बीच में आप क्या कर दो, एक डबल बॉन्ड फॉर्म करके अल्कीन बना लो, और जो रेस्ट पार्ट बच जाता है उसको NOH और CH3 बना, दैट्स इट। तो कोप रिएक्शन भी कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं जनरल क्वेश्चन की बात करूंगा तो ऐसा, जैसे मान के चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, दो R, सपोज दो R है और इस तरह से ऑक्साइड भी है और यहाँ पे दो एल्कीन और इस तरह से हीट दिया हुआ है, ठीक है। हीट में ही रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा बताओ। इधर तो मुझे पता नहीं क्या है, R है मतलब कितना कार्बन है पता नहीं, तो अल्फा बीटा तो केवल यही है ना। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, CH2 का एल्कीन बन जाएगा और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, NR और एक OH। तो कोप रिएक्शन भी पायरोलिसिस जैसा ही है, ये बॉन्ड बेसिकली ब्रेक हो रहा है लाइक पायरोलिसिस रिएक्शन, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है लाइक पायरोलिसिस रिएक्शन, ठीक है ना।
तो पायरोलिसिस रिएक्शन जैसा ही कोप रिएक्शन है, फर्क बस इतना है कि इसमें नाइट्रोजन लेते हैं बस, ठीक है ना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। क्लियर? मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज होगी। माइनस चार्ज कहाँ से बनी? ये वाले नेसेंट ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ट्राई करो जरा। पहले स्टेप में टर्शियरी अमीन ऑक्साइड बनानी है, और सेकेंड स्टेप में हीट करना है, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है। बनाओ। स्टेप में बात करें तो ये पेरोक्साइड क्या करता है, इस तरह से O माइनस और ये प्लस बन जाता है। नेक्स्ट केस में अल्फा, अल्फा और अल्फा। ठीक है, बीटा हम ये वाला बीटा एस तो ले नहीं सकते, तो बीटा को ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश करूं डायरेक्ट, ब्रिज वाला तो जाएगा नहीं, जो ओ एच एन ओ माइनस था ओ एच बन जाएगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट में अगर मैं बनाना चाहूँ तो नेक्स्ट में ऑक्साइड पहले बना लूँ क्या? ठीक है, ये बन गया ऑक्साइड। अब उसके बाद आपके लिए पहला टास्क यही होगा कि हम बीटा एस, तो दोनों तो सेम है इस बार, ये अल्फा, ये अल्फा, ये दोनों बीटा तो सेम ही हो गया ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन का। और साथ में जो अमीन का जो ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना, ये आपका, क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो थोड़ा। क्वेश्चन वन नहीं समझे? अल्फा समझ आया? अल्फा के ये वाला बीटा समझ आया? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना के ये बॉन्ड ब्रेक कर दिए बस। हाँ, क्या बोल रहे हो? एन और ओ एच टूट जाएगा? एन और ओ एच कहाँ टूटता है बताओ, हर बार तो बनता ही है ना एन ओ एच, यहाँ भी बना। भाई मेन प्रोडक्ट, फिर वही बात, बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हो यार। बॉन्ड ब्रेक करा करा ना मैं, ये ब्रेक जब करा तो फिर कैसे टूट जाएगा? टूटा ना, ये देखो ये टूटा कि नहीं टूटा?